अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है रिलेटेड टू सेला गुड्स एक्ट 1930 का। आज हम इसमें सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 तक कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट। आज हम सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 तक करेंगे जो कंडीशंस एंड वारंटीज से रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 11, स्टिपुलेशन एज टू टाइम unless a different intention appears from the terms of contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depend on the terms of the contract. तो सेक्शन नंबर 11 में ये है कि अगर आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के हवाले से कोई टर्म्स डाली है तो ही वो पेमेंट्स के रिगार्ड इसेंशियल है, अदरवाइज पेमेंट के हवाले से जो पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल नहीं है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के रिगार्ड्स कोई कंडीशन नहीं डाली है तो वो पेमेंट इसेंशियल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें यही मुराद है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेंशन नहीं की है पेमेंट के हवाले से टाइम मेंशन नहीं किया तो वो पेमेंट इसेंशियल नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स डाला है कि भाई जो पेमेंट है वो इसेंशियल हो, इस टाइम पे मुझे पेमेंट चाहिए, तभी वो पेमेंट इसेंशियल है। ये कहता है सेक्शन नंबर 11। उसके बाद चले आते हैं हम सेक्शन नंबर 12, कंडीशन एंड वारंटी। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और ए वारंटी। तो सेक्शन नंबर 12 का 1 कहता है जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पता चलेगा कि ये कंडीशन है या वारंटी है। तो सब क्लास बी कहता है ए कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कंडीशन एज रेपुडिएट। दूसरी पॉइंट है कंडीशन जो है वो इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। तीसरी पॉइंट है ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। तो तीसरी पॉइंट है कि वारंटी जो है कॉन्ट्रैक्ट में मेन नहीं होती। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी की ब्रीच हो जाती है, पार्टी ब्रीच करती है वारंटी की, तो आप उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं मगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 है वेदर ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन और ए वारंटी डिपेंड इन द ईच केसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए स्टिपुलेशन में भी कंडीशन तो कॉल्ड वारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें पता चलता है कि वारंटी है या कंडीशंस डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है सेक्शन नंबर 12 का। अब हम चले आते हैं सेक्शन नंबर 13, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी। Point number 1, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiate। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें कहती है सेक्शन नंबर 13 में जब बायर अपनी कंडीशन को वेव कर दे, मतलब कि अपनी कंडीशन को छोड़ दे, एज ए वारंटी मान ले, जो कंडीशन है वो उसको वारंटी मान ले। दूसरी इसमें बात ये गई कि जो वारंटी को वो कंडीशन को वो एज ए वारंटी लेक कर दे। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे सैमसंग J7 चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगा, मगर मैंने
जब आपको मोबाइल भेजा तो सैमसंग J7 की बजाय सैमसंग J5 भेज दिया। तो आपने मुझसे कहा मैंने आपको J7 का बोला था, मगर आपने तो J5 भेज दिया है। तो आपने कहा मैं इसको रख लेता हूँ, जो मेरी ऊपर प्राइस बचती है वो मुझे लौटा दो। तो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कंडीशन को वेव कर दिया, आपने अपनी कंडीशन को वेव कर दिया, एज ए वारंटी उसको लेट कर दिया। तो इसमें अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते और उस गुड्स को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। इस पे आपका ये राइट खत्म हो गया, आप सिर्फ अब डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट severable and the buyer has accepted the goods or part of their of the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiate unless there is a term of contract express or implied to that effect। पॉइंट नंबर 2 कहती है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, वारंटी और कंडीशन को अलग किया नहीं जा सकता। तो बायर ने इसमें गुड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसको यूज़ भी कर लिया। जो ब्रीच ऑफ कंडीशंस हुई है, बायर ने उसे ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट कर लिया है। तो इसमें बायर गुड्स को रिजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता। अब इसमें सेलर मानेगा कि बायर ने जो कंडीशन थी इसकी वो एज ए वारंटी ट्रीट कर लिया। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता बायर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में ये। पॉइंट नंबर 3 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस एनी कंडीशन और वारंटी फुलफिलमेंट विच एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। इसमें तीसरी पॉइंट में है कि जिसमें आपको लॉ एक्सक्यूज कर दे कि किसी वारंटी और कंडीशन के ब्रीच के हवाले से फुलफिलमेंट नहीं हुई, तो किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, इम्पॉसिबिलिटी एक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल अली और एहसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अली ने एहसान से बोला मुझे 50 J7 मोबाइल चाहिए, सैमसंग J7 मोबाइल चाहिए 10 तारीख को, मगर 10 तारीख से पहले 8 तारीख को वो कंपनी सैमसंग की वो कंपनी सील हो जाती है। तो इसमें अब वो मोबाइल आते नहीं हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, बाय इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब वो कंपनी नहीं है, वो मोबाइल भी नहीं आते। तो इस कंडीशन में लॉ आपको एक्सक्यूज़ कर देता है कि जो कंडीशन और वारंटी ब्रीच हुई है उसे फुलफिल करने से। तो ये पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था सेक्शन 13 का। अब हम चले आते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 कहता है इम्प्लॉयड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल ETC। तो इसमें यह है कि इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सच एज टू शो ए डिफरेंट इंटेंशन दैट is an implied condition on the part of the seller that in case of sale he has a right to sell the goods and that in the case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property to be passed. B an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. C कहता है an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared as known to the buyer before or at the time when the contract is made। इसमें ये है कि ज़रूरी है कि अगर आप सेल कर रहे हो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो गुड्स हैं, उसको सेल कर रहे हो, उसको बेचने का आपको राइट होना चाहिए, आपके पास राइट हो, उसका टाइटल हो। अगर आप उस गुड्स को जो बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, अगर आपके पास उस टाइटल या राइट नहीं है तो आप उसे सेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो फ्यूचर में सेल करने के लिए, तो आपके पास गुड्स जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको फ्यूचर में बेचने का आपके पास राइट और टाइटल होना चाहिए, वरना आप सेल को, उस गुड्स को सेल नहीं कर सकते। और इसमें दूसरी एक पॉइंट है कि अगर कोई आप प्रॉपर्टी या गुड्स जो सेल कर रहे हो, उस पर किसी भी थर्ड पार्टी का राइट नहीं होना चाहिए और वो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम चार्जेस होने चाहिए।
तो ये कहता है हमारा सेक्शन 14। अब हम चले आते हैं सेक्शन नंबर 15 में, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। Sale by description, where the where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, and if the sale is by sample as well as the description, it is not sufficient that the bulk of goods correspond with the sample if the goods do not also correspond with the description। सेक्शन नंबर 15 कहता है अगर डिस्क्रिप्शन के तौर पर आप गुड्स सेल हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन के तौर पर गुड्स सेल हुए हैं, तो उसमें इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है। अगर वो गुड्स डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं होंगे तो बायर के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, रिप्यूडिएट कर दे। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन मोबाइल परचेस करते हो, वो आपको मोबाइल की डिस्क्रिप्शन बताते हैं, इसमें 2 GB रैम है, 16 GB रोम है, 16 मेगापिक्सल कैमरा है और एक्सेट्रा। अगर वो मोबाइल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं होता तो आप उस मोबाइल को वापस कर सकते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 15। अब हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सेक्शन नंबर 16 बेसिकली ये कहता है कहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन लगेगी, कहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, कहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, किन किन कंडीशन में बायर रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस से रिलेटेड, और किस किस कंडीशन में बायर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्वालिटी और फिटनेस के हवाले से। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सेक्शन नंबर 16, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। Subject to the provision of this act and of any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness by any particular purpose of goods supplied under contract of sale except as follow। एक्सेप्ट इसमें 3 पॉइंटें बताई गई है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेयर दी buyer expressly or implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which is at a course of the seller's business to supply, whether he is the manufacturer or producer or not. There is an implied condition that the goods shall be responsible fit for such purpose। तो पॉइंट नंबर इसमें 3 चीज़ें आती हैं, सेक्शन नंबर 16 में 3 चीज़ें आती हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि बायर अपना ख़रीद करने का पर्पस बता देता है। दूसरा है कि बायर वो सेलर की स्किल और जजमेंट पे भरोसा कर लेता है। तीसरा है इसमें जो गुड्स जो सप्लाई हो रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन पे हो रहे हैं, जो गुड्स सेल हो रहे हैं उसी पर्पस के रिलेटेड ही सेल करता है, मतलब कि जो गुड्स हैं वो उसी पर्पस के रिलेटेड ही सेल करता है। इन तीनों में इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच अगर होती है तो इस पर इम्प्लाइड कंडीशन लगती है। अगर इन तीनों पर्पस में पहला है तो उसमें पर्पस बताता है, दूसरे में है कि सेलर के स्किल और जजमेंट पे भरोसा करता है, तीसरा है इसमें डिस्क्रिप्शन। तो इन तीनों कंडीशन के बाद अगर आपकी कोई भी इन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है तो इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट के पास जाते हो कि मेरा दांत टूट गया है और दूसरा दांत लगाना है, तो डेंटिस्ट जो है वो दांत ही बनाएगा। तो पहला आपने बता दिया कि मेरे को दांत लगाना है, आपका पहला पर्पस बता दिया। दूसरे में है कि डेंटिस्ट जो है वो दांत ही बनाएगा, तो उसकी स्किल और जजमेंट पे आपको भरोसा है, ये दांत ही बनाता है। तीसरा क्या है, डेंटिस्ट का काम ही दांत सप्लाई करने का है। अगर इन तीनों कंडीशन के बाद अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम आती है तो इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच हुई है, इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम चले आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस और वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, whether he is
a manufacturer or producer or not. There is an implied condition that the goods shall be in marketable quality. पॉइंट नंबर दूसरी कहती है इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन जो है मार्केटेबल, जो गुड्स शैल बी मार्केटेबल होना चाहिए। जो गुड्स हैं वो जो सेल हो रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सेल हो रहे हैं बाय सेलर विद गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मतलब एक सेलर, ऐसे सेलर से आप खरीद कर रहे हो जो उन्हीं गुड्स से डील करता हो, उन्हीं गुड्स से डील करता हो, चाहे वो बनाता हो या किसी और से लेकर, मगर वो खुद ही उसको ओनली डिलीवर करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक लाउड स्पीकर का होलसेल दुकान है, उसका यही काम है, डिस्क्रिप्शन इसकी यही है कि भाई आपको एक बुफर वाला लाउड स्पीकर चाहिए, तो आपका जो बुफर वाला लाउड स्पीकर है, बुफर वाला लाउड स्पीकर वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। आप डिस्क्रिप्शन आप ख़रीद कर, जो आप हैं डिस्क्रिप्शन के हवाले से ख़रीद कर रहे हो, तो सेलर से कह रहे हो कि मुझे जो गुड्स चाहिए, वो जो मुझे लाउड स्पीकर चाहिए वो बुफर वाले चाहिए। जब वो आपको सेल करता है वो बुफर वाले नहीं होते, अगर उसमें या तो फिर उसमें कोई डिफेक्ट होता है, तो इसमें आपकी जो कंडीशन है वो ब्रीच हो गई। क्योंकि आपको जो एक तो आप मार्केटेबल गुड्स होने चाहिए, मतलब वो बिकाऊ होने चाहिए, बेचने की कंडीशन में होने चाहिए, मगर वो उसमें कोई डिफेक्ट है वो बुफर वाले नहीं है, तो इसमें आपकी कंडीशन ब्रीच हुई है, तो इसमें सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा, इन कंडीशन में सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद आते हैं तीसरी, अगर तीसरी पॉइंट इसमें है एन एम्प्लॉयड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पज में भी नेक्स्ट यूजेस ऑफ ट्रेड। तीसरी पॉइंट है अगर ट्रेड के हवाले से कोई गुड्स या क्वालिटी के बारे में बताया गया है तो वो या तो कंडीशन मानी जाएगी या वारंटी मानी जाएगी। उसके बाद अगर कोई सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी कहती है हम गुड्स बेस्ट क्वालिटी में सेल करेंगे, अगर वो बेस्ट क्वालिटी में गुड्स नहीं हुए तो वो अपनी वारंटी या कंडीशन की क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है, तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होगी, सेलर को वो डैमेजेस, सेलर उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो उसको डैमेजेस देगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव ए वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्ट देयरविथ। पॉइंट नंबर 4 कहती है जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिख सकती हैं अगर कंडीशन के हवाले से कि भाई इस कंडीशन को अगर ऐसा नहीं हो तो हम एज ए वारंटी मान लेंगे, इसमें सब कुछ लिख सकती है, जो पार्टीज है वो फ्री है, सब कुछ इसमें लिख सकती है कंडीशन के हवाले से या वारंटी के हवाले से, किस कंडीशन में वारंटी मानी जाएगी, वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में उसमें लिख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। अगर जो आपने कंडीशन और वारंटी लगाई है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो इस एक्ट के प्रोविज़न के खिलाफ हुई तो वो कंडीशन और वारंटी मानी नहीं जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 16 कहता था। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 17 पे, सेल बाय सैंपल। A contract of sale is a contract for sale by sample where there is a term in the contract express or implied to that effect। अगर अगर सैंपल दे रहे हो, अगर आप सैंपल दे रहे हो उसी सैंपल के हिसाब से गुड्स होने चाहिए, आप उसी गुड्स जो है वो उसी सैंपल के मुताबिक होने चाहिए। दूसरी पॉइंट है इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लॉयड कंडीशन। यहाँ पे इम्प्लॉयड कंडीशन लग जाती है, क्या इम्प्लॉयड कंडीशन आ जाती है, जो आपने जैसा सैंपल दिया है उसी सैंपल के हवाले से गुड्स होने चाहिए, उस सैंपल के मुताबिक गुड्स होने चाहिए। दैट द बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड क्वालिटी। जो आपने सैंपल दिया है गुड्स का उसी हिसाब से उससे रिलेटेड होने चाहिए, उससे मैच करने चाहिए। दैट द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। सेलर बायर को अपॉर्चुनिटी देगा कि उसको चेक करने के लिए सैंपल को कि वाकई ये इस जो सैंपल की क्वालिटी है वो मैच कर रही है कि या नहीं। सी कहता है दैट द गुड्स शैल हैव फ्री फ्रॉम
any defect, uh, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the seller. जो गुड्स हैं वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो मार्केटेबल होना चाहिए, ना कि अनमार्केटेबल होना चाहिए, वो मार्केटेबल होने चाहिए, वो जो जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे होने चाहिए, न्यू होने चाहिए, कोई डिफेक्ट उसमें ना हो। और आखिर अनमार्केट, अच्छा इसमें है कि यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन जो है अगर गुड्स को एग्जामिन करने के बाद भी, बायर को चेक करने के बाद भी पता नहीं चलता कि इसमें कोई डिफेक्ट है, तो इसमें सेलर इज रेस्पॉन्स ऑफ सच डिफेक्ट, तो इसमें सेलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा उस डिफेक्ट का। ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। सेक्शन नंबर 17 आज का हमारा क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन सेलर एंड बायर। अब हमने यहाँ तक देखा कि भाई सेल कैसे हो रहा है, कंडीशन, वारंटी, सेल एग्रीमेंट, सब हमने इस सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक हमने समझा। अब नेक्स्ट में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ kind support and subscribe my channel. Thank you for watching.